अब देखें बेयर रीडिंग हम लोग कर रहे हैं 254 की। क्या कहती है बेयर रीडिंग? आप देखें, बेयर रीडिंग कहता है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध, धीमे धीमे पढ़ेंगे, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई उपबंध, इसका मतलब 254 का सोल मसला राज्य के द्वारा बनाई गई, ठीक है, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के विधि मान्यता को सुनिश्चित किए जाने से संबंधित है। एक बात यहीं से तय होने लगी है, ठीक है। इसका मतलब 254 जो बात कहना चाहता है वो राज्य की विधायिका के संबंध में कहना चाहता है, ठीक है। एक बात बिल्कुल तय हो गई। तो इस बात को दिमाग में रख लेंगे कि राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि की जो विधिमान्यता है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोविजन की रचना हुई है। क्या कहता है? कहता है यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है। अब जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, तो संसद किन विधियों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है? एक, सूची संख्या 1, ठीक है ना, और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट। और राज्य की विधायिका की विधि की विधि मान्यता हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। राज्य की विधायिका किन विषयों पर विधायन कर सकती है? वो जो राज्य सूची में है और जो संवर्ती सूची में है। लेकिन संवर्ती सूची में करेंगे तो सब्जेक्ट टू 246(1) यानी संघ सूची के सब्जेक्ट टू, ठीक है ना। और जब राज्य की विधायिका कॉन्करेंट लिस्ट पर करेगी तो 2 और 3। इसका मतलब, ठीक है, आपका क्या करेगी कि संसद का कॉन्करेंट लिस्ट पर यदि कोई विधायन है तो उसके अधीन रहते हुए, और है ही नहीं तब अगर संसद बाद में बना दे, क्योंकि कह रहे जिसके लिए संसद सक्षम है, ठीक है, बाद में बना दे तो उसके अधीन रहते हुए। अब उसके अधीन हो ही कैसे सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब संसद बनेगी, संसद कानून बनाएगी कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर, तो पूर्व में राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कानून शून्य हो जाएगा। एक अर्थान्वयन ऐसे भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन यह तय है कि 254 का प्रयोग दोनों दशाओं में हो सकता है, या यूं कहें कि 254 का अर्थान्वयन दोनों प्रकार से संभव है। एक, कि संसद द्वारा बनाई गई विधि किसी भी सूची से संबंधित है और राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि किसी भी सूची से संबंधित है। अगर हुआ, ठीक है, क्लैशिंग, अगर विरोध हुआ दोनों में, तो राज्य की विधि, ठीक है, विरोध की मात्रा तक शून्य। एक अर्थान्वयन यह हो सकता है। आगे एक अर्थान्वयन क्या कहता है? यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के, ठीक है, यह संवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरोध में है, ठीक है ना। अब क्या कहता है? दो बातें कही उसने। अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है किसी उपबंध के, यह संवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि, ठीक है ना। दो शब्द आए, ठीक है। संवर्ती सूची से पहले उन्होंने विद्यमान विधि कहा, ठीक है। आप क्या लिखा? या किसी उपबंध के, फिर या शब्द आया और फिर आया संवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरोध में। तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथा स्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, यह विद्यमान विधि अभिभावी होगी और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। अब बेयर रीडिंग अगर करें तो बेयर रीडिंग से बात यह निकल कर आ रही है, क्योंकि या संवर्ती सूची के, ठीक है, किसी विषय, संवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय पर विद्यमान विधि के उपबंधों से विरोध में है, ये शब्द आ रहे हैं। तो 254 की बेयर रीडिंग से जो बात क्लियर हो रही है, खाली बेयर रीडिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अर्थान्वयन का सिद्धांत नहीं लगा रहे,
तो बात यह निकल कर आ रही है कि संसद जिस विधि को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, किस उपबंध के आधार पर उस विधि को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संसद सक्षम है बस। ठीक है, और संसद के सक्षम होते हुए संसद के द्वारा एक विधि बनाई गई है और उसी विषय पर या किसी भी विषय पर राज्य ने कोई विधि बनाई है, किस सूची और किस शक्ति के आधार पर राज्य की विधि बनी है, इससे मतलब नहीं है। संसद ने विधि बनाई है और राज्य ने विधि बनाई है। ठीक है, दो विधियां मौजूद हैं और दोनों विरोध में है, दोनों किस शक्ति के आधार पर बनी है, इससे कोई लेना देना नहीं। दोनों को बनाने के लिए संबंधित विधायिकाएं सक्षम थी, अगर नहीं थी तो कल्ले बुल्ले जैसे तो बात ही खत्म है। ठीक है, तब तो बात ही खत्म है। लेकिन दोनों विधायिकाएं सक्षम थी, किस शक्ति के आधार पर सक्षम थी मतलब ही नहीं है। दोनों विधायिकाएं दोनों विधेयकों को, दोनों कानूनों को बनाने के लिए, दोनों विधानों को बनाने के लिए सक्षम थी और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और शक्ति प्रयोग के परिणाम स्वरूप दोनों के द्वारा बनाए गए विधान हमारे सामने रखे हैं। ठीक, और दोनों में विरोध है। विरोध कब है, यह भी एक सवाल है, यह भी एक सवाल है। आप कह दो कि विरोध है तो विरोध हो नहीं जाएगा। ठीक है ना, और विरोध है भी तो भी 254(2) में वर्णित सिद्धांत के अधीन रहते हुए। इसका मतलब 254(2) में कोई तरीका दिया है, अगर वो तरीका इस्तेमाल हुआ तो भी बच जाएगा मामला। ठीक है ना, तो विरोध है। अभी हम अपनी बात यहीं तक सीमित रखते हैं। विरोध है, विरोध का परीक्षण कैसे करेंगे, इस पर भी मार्गदर्शक सिद्धांत निर्णीत वादों में आए हैं। ठीक है ना, तो वो बात की बात है, करेंगे उस पर बात। लेकिन विरोध है। ठीक है, तो फिर क्योंकि दोनों विधायिकाएं सक्षम हैं और दोनों ने कानून बनाए हैं, इसका मतलब दोनों विधायिकाएं सक्षम और दोनों ने कानून बनाए, इसके मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों विधायिकाओं का अस्तित्व तो किससे आया, इस संविधान से। ठीक है ना, इसका मतलब ही पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात चल रही है। दोनों विधायिकाएं सक्षम है, दोनों विधायिकाओं ने विधान बनाए हैं, किन शक्तियों के आधार पर बनाए हैं इससे ताल्लुक नहीं, दोनों विरोध में। तो राज्य का कानून असंगत की मात्रा तक शून्य, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ 254। क्योंकि पिथ एंड सबस्टेंस तब होता जब सूचियों का मामला होता है। ठीक है ना, जब सूचियों का मामला होता है, यानी राज्य की सूची ने, वो राज्य की विधायिका ने राज्य सूची पर विधायन किया है। ठीक है, और वो उस विषय पर विधायन कर सकती थी। ठीक है, और वहां उन्होंने उस पर विधायन किया जिस पर वो विधायन कर सकते थे। ठीक है, विरोध हुआ लेकिन इंसिडेंटल था, तो हम पिथ एंड सबस्टेंस लागू करते हैं। ठीक है ना, और बचाते हैं, वैसा कुछ है नहीं। हम सीधे सीधे, क्योंकि सीधे लिखा है कि राज्य की विधायिका कानून बना रही है और केंद्र की विधायिका भी कानून बना रही है, इसका मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात चल रही है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बन रहे हैं। तो उन्होंने कानून कहां से बनाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और सीधे सीधे शून्य कर देना चाहिए। अगर ठीक है, आपका बेसिक क्वेश्चन जो उठ रहा हो वो विरोध से संबंधित हो। देखिए, जब मुकदमा फाइल होगा तो अलग अलग सवाल उठाए जा सकते हैं।
पिटिशनर जो बेसिक सवाल उठा रहा है वो विरोध का उठा रहा है। पिटिशनर ये सवाल नहीं उठा रहा कि संबंधित विधायिका को, ठीक है, विधायन की शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए क्योंकि राज्य की विधायिका अगर राज्य सूची के विषय पर भी विधायन कर रही थी तो सब्जेक्ट टू 1 और 2 उसे करना चाहिए था, ठीक है ना। और उसने विषय पर विधायन ऐसे किया है कि उसने सब्जेक्ट टू 1 और 2 इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। अगर मर्यादाओं का सवाल पिटिशनर उठा रहा है, ठीक है ना, पिटीशन में, तो हम पिथन सबस्टेंस को लागू करेंगे, ठीक है ना। मर्यादाओं का सवाल अगर उठ रहा है तो हम पिथन सबस्टेंस को लागू करेंगे, कलरेबल लेजिस्लेशन को लागू करेंगे, प्राथमिक नियम को लागू करेंगे, इंटर रिलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स इसे लागू करेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन पिटीशन में जो सवाल उठ रहा है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का नहीं है। ये नहीं उठ रहा है कि लेजिस्लेचर ने क्या किया है, अपनी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का वायलेशन किया है, क्योंकि 246(1), ठीक है, यहां तो किसी मर्यादा का उल्लेख नहीं है, लेकिन 246(2) में मर्यादाओं का उल्लेख है और 246(3) में भी मर्यादाओं का उल्लेख है। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित सवाल नहीं, विरोध से संबंधित सवाल है। तो फिर भले ही संबंधित विधायिकाओं ने अपने विधायी सीमा में रहते हुए विधायन किया है, तो भी हम पिथन सबस्टेंस को लागू नहीं करेंगे। यानी पिथन सबस्टेंस या सूचियों के अर्थान्वयन के जो 4 सिद्धांत हैं, ये तभी लागू होंगे जब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर सवाल उठे और सवाल इस बात से संबंधित हो कि संबंधित विधायिका ने लेजिस्लेशन करते समय उन मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जो मर्यादाएं 246 में दी गई हैं। ये जब सवाल हो, और अगर रिपग्नेंसी का सवाल है, अगर विरोध का सवाल है, तो 254 और 254 को पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये जो हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, ये कि 254 सीधे सीधे कह रहा है कि दोनों विधायिकाएं विधान बनाती हैं। इसका मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है, ठीक है ना। और बनाती हैं इसका मतलब उन विषयों पर बना रही हैं जिन पर उन्हें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हासिल है, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर कानून विरोध में चले गए तो असंगति की मात्रा तक 0 राज्य का कानून। वो किस क्षमता पर बना, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। हम कोई पिथन सबस्टेंस कुछ नहीं, क्योंकि पिथन सबस्टेंस या उन रूल्स की हम बात तब करते हैं जब आपकी बात यह होती है कि संबंधित विधायिका ने विधायी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, ठीक है ना। विधायी शक्ति उसे जिन मर्यादाओं के अधीन प्राप्त थी, उसने उन मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया। जब यह सवाल होता, मेरी बात क्लियर जा रही है आपको, ठीक है, तब हम उस सब की बात करते हैं। यहां लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस पर सवाल ही नहीं है। हम ये कह ही नहीं रहे कि तुमने काम बदतमीजी से किया है, हम ये कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं काम तुमने वही किया है जो तुम्हें करना चाहिए था, उसी ढंग से किया, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वही काम करने की शक्ति तुमसे ज्यादा अनुभवी को भी मिली हुई थी और उसने भी वही काम किया है, ठीक है ना। डिफरेंट कॉन्टेस्ट में किया है। जैसे बारात में सब्जी खरीदने का हक इनका था, सब्जी खरीदने का हक इनका था, लेकिन बारात रोज नहीं होती। इसका मतलब इन्होंने सब्जी खरीदी है बारात वाले दिन, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए, और इन्होंने सब्जी खरीदी है बारात वाले दिन, लेकिन बारात के उपयोग के लिए, ठीक है ना। दोनों ने अपने असाइन फील्ड में ही काम किया है, एक ही जैसा काम किया है, बिल्कुल काम भी एक है, सब कुछ एक है,
ठीक है ना। अब एक बात यह है कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं, बारात वाले दिन तो इन्हीं को सब्जी खरीदने का हक था, तुम्हें था ही नहीं, और खरीदी तो वो ठीक है, या तो इनने घर के सहित बारात के लिए सब्जी न खरीदी हो तो घर वाली तुम्हारी मान्य और इनकी मान्य, बारात वाली, लेकिन इनने घर सहित बारात के लिए खरीद ली कि घर पे आज जो है घुइयां बनेगी और बारात में कद्दू बनेगा, और इनने घर के लिए खरीद ली, ठीक है, कि घर पे ये बनेगी बारात में, हम तो मतलब ही नहीं, वो जाने। अब बारात वाले दिन इन्हें था, तो बारात वाले दिन स्पष्ट ही नहीं कि घर के लिए भी या बारात के लिए, ये तय नहीं है। तो अब 254 सीधे सीधे लागू कर दे, कुछ नहीं, बारात वाले दिन ये इनका काम खत्म, तुम्हारा कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीजें जो पिथन समझते हैं तो सारी चीजें तो हम तब लागू करेंगे जब मसला ये ना हो कि विरोध है या नहीं। जब विरोध से संबंधित मसला है तब हम 254, और जब विरोध से संबंधित नहीं है, ठीक है, बल्कि कॉम्पिटेंस पर सवाल उठ रहा है, ठीक है ना, यह सवाल उठ रहा है कि इन्हें बारात वाले दिन खरीदने का हक ही नहीं था, या तो सवाल यह हो, ठीक है, तब हम देखें कि बारात वाले दिन, ठीक है, खरीदने का हक इनका था, लेकिन यह लिखा हुआ नहीं है कि बारात वाले दिन घर के लिए भी यही खरीदेंगे, इसलिए इन्होंने अगर बारात वाले दिन भी घर के लिए खरीद ली तो इनकी बात ठीक है, इनने जो घर के लिए खरीद ली वो बारात में उपयोग की जाएगी, लेकिन इनका काम गलत नहीं है। यह हम तब बात उठाएं जब शक्ति प्रयोग से संबंधित मामला हो, क्योंकि मामला तो विरोध से संबंधित है, ठीक है ना, क्योंकि मामला विरोध से संबंधित है, इसलिए हम वो बात ही नहीं उठाएंगे, हम 254 की बात करेंगे, ठीक है ना। अब 254 में सीधे लिख दिया उन्होंने कि अगर राज्य का कानून है और केंद्र का भी कानून है, यानी बनाया गया है, चाहे बाद में बनाया गया चाहे पहले बनाया गया, इससे मतलब ही नहीं है, केंद्र का कानून है इसका मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि इससे पहले तो ना केंद्र था ना राज्य था, ठीक है ना। तो केंद्र का कानून, अगर विरोध की बात उठी, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की है ही नहीं बात विरोध की है, तो फिर असंगति का सिद्धांत लागू होगा और केंद्र का कानून शून्य। अब आप देखिए पिछले 1.5 घंटे से हम इसी पर बोल रहे हैं, और असंगति का सिद्धांत आपसे हर कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में पूछा जाता है, और आप आराम से लिख के चले जाते हैं, क्या लिखते हैं, ईश्वरी मालिक, ठीक है। तो असंगति का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछते हैं, और इसीलिए पूछा जाता है कि कितनी बारीकी से पता है, उससे आपकी डेप्थ तय हो जाती है, कहां है आप, खड़े कहां हो, और आप सीधे लिख के आते हैं केंद्र का मान्य है, ठीक है, जबकि अभी भी 2 बातें हो रही हैं, ठीक है, केंद्र का मान्य, लेकिन ये तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हुई। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्थिति क्या है, क्योंकि हमने कहा आपसे कि समवर्ती सूची तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी थी, वहां भी तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची थी, और वहां जो कानून बने वो सब खत्म तो नहीं हो गए, और ऐसा भी नहीं हुआ कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ऐसा उठा के यहां रख दी गई हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उनमें जो विषय पहले संघ में थे वो राज्य में आ गए, राज्य में थे समवर्ती में चले गए, ये सब भी हुआ, और उस समय जो समवर्ती सूची या केंद्र सूची में रहा होगा उस पर केंद्रीय विधायिका का विधान रहा होगा, और उस समय राज्य की सूची पर अगर विधायी मर्यादा का अतिक्रमण करते हुए राज्य ने कोई विधान बनाया होगा तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हम उसका फैसला कर देंगे, ठीक है ना भाई। तब तो हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के मुताबिक देख लेंगे कि राज्य का कानून शून्य है या शून्य नहीं है। लेकिन अगर केंद्रीय विधायिका का कोई ऐसा कानून जिसे केंद्रीय विधायिका अधिनियमित करने के लिए सक्षम थी है, यानी विद्यमान विधि है,
दो शब्द आए ना उसने, देखें आप कामा के बाद क्या कहता है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के, कामा लिया उसने, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है का मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सक्षम है, ठीक है ना, इसका मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कामा लिया उसने, किसी उपबंध के यानी राज्य की विधि ऐसी किसी विधि के विरोध में आ गई है जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, यहां तक बात हुई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, ठीक है ना। इसके बाद है, ठीक है, सक्षम है किसी उपबंध के, यानी जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संसद कानून बनाए उसके किसी उपबंध के राज्य की विधि विरोध में आ गई है, तो यहां तक 254 की जो रीडिंग हम लोगों ने की उसका मतलब यह निकल रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखता है, या, ठीक है, या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के, यानी समवर्ती सूची में जो विषय आज की डेट में समवर्ती सूची में प्रगणित है उस पर सेंट्रल लेजिस्लेचर की कोई विद्यमान विधि है, इसका मतलब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हुई है, ठीक है ना। विद्यमान विधि कैसे हो सकती है सेंट्रल लेजिस्लेचर की, विद्यमान तो तभी हो सकती है जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सॉरी पोस्ट करें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। इस या के बाद जो कुछ लिखा है, या के बाद जो कुछ लिखा है उसमें समवर्ती सूची शब्द का भी प्रयोग हुआ है और विद्यमान विधि शब्द का भी प्रयोग हुआ, ठीक है ना। विद्यमान विधि और समवर्ती सूची ये शब्द प्रयोग या के बाद है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि 254 की जब बेयर रीडिंग करेंगे तो मतलब यही निकलेगा कि अगर विरोध का सवाल उठ रहा है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का नहीं, तो फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन के और राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में आने की दशा में राज्य का कानून विरोध की मात्रा तक शून्य हो ही जाना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स दिए हैं, ठीक है ना, बहुतायत में जजमेंट्स दिए हैं, वो इस बात का फेवर कर रहे हैं कि नहीं, जब दोनों कानून समवर्ती सूची से संबंधित होंगे और विरोध में होंगे तो ही हम 254 को लागू करेंगे, अदरवाइज मसला हम, ठीक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित नियमों के आधार पर ही हल करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो पॉलिसीगत अप्रोच है, हालांकि वो बेयर रीडिंग से समर्थित नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट ऐसा दिया ही ना हो जिसमें यह संकेत मिलता हो कि अगर सेंट्रल और राज्य के कानून विरोध में हैं तो वे किस शक्ति के आधार पर बनाए गए, इससे वे मतलब ही नहीं है। अगर विरोध में है तो विरोध की मात्रा तक राज्य का कानून शून्य हो जाएगा, ऐसा कोई जजमेंट ना हो, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन कम है, लेकिन कम है, ठीक है ना। ये स्थिति निकल कर आ रही। आप देखें बेयर रीडिंग कहता है या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरोध में है, इसका मतलब यह निकल आएगा कि केंद्र का कानून है, कब बना, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बना या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इससे मतलब ही नहीं, ठीक है, बस बना, अगर बना तो वो विद्यमान विधि है, ठीक है, विद्यमान विधि है। और राज्य के विधायिका ने कानून बनाया तो राज्य की विधायिका तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बना पाएगी, क्योंकि राज्य की विधायिका इस अनुच्छेद के लिए तभी अस्तित्व में आएगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद बनाए, ठीक है ना। इसीलिए अगर आज ही आपने ये सारा विस्तार नहीं पढ़ा, ठीक है, एक बार तो आज ही पढ़िएगा, नहीं तो आप सोचो कि जब हम 20 साल से टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सारे एस्पेक्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे क्लियर हो जाएंगे? असंभव, असंभव। और एक बार पढ़ के भी क्लियर हो जाएंगे, ये भी असंभव।
एक बार पढ़ के भी नहीं होंगे, लेकिन हां आधार जरूर बन जाएगा जब हम अगले लेक्चर्स में इसको बार बार दोहराएंगे तो बातें रिलेट होती जाएंगी और आपके दिमाग में फिक्स होती जाएंगी। लेकिन अगर आज ही नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बात वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है ना। तो यहां क्या कह रहा है, कहता है या के बाद देखें, या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरोध में। इसका मतलब केंद्र का कानून मौजूद है, उसने कब बनाया कि शक्ति के आधार पर बनाया, मतलब ही नहीं। ठीक है, विद्यमान विधि है और राज्य की विधायिका ने समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय पर कानून बनाया। इसका मतलब राज्य की विधायिका अगर राज्य सूची पर विधायन कर रही है तो फिर 254 से मतलब नहीं। ठीक है, राज्य की विधायिका दो ही पर तो कर सकती है, या तो समवर्ती सूची पर या राज्य सूची पर। कह रहा है समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के विरोध में है। इसका मतलब अगर बेयर रीडिंग करें तो सजेशन जो दिखाई देता है वो इस ओर दिखाई देता है कि राज्य का कानून समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाया गया है और विद्यमान विधि के विरोध में आ गया है। ठीक है, तब उसे असंगत की मात्रा तक शून्य होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य का कानून समवर्ती सूची को छोड़कर राज्य सूची के आधार पर बना है तो वो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून वो किसी भी शक्ति के आधार पर बनाया गया है, वो किसी भी शक्ति के आधार पर बनाया गया है, उसके विरोध में अगर चला गया तो शून्य ही हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो बेयर रीडिंग है वहां या के बाद जो कुछ लिखा है वो ये लिखा है कि समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के विरोध में है, और बात राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की चल रही है। 254 में जो ओपनिंग वर्ड्स हैं वो क्या है कि राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध। ठीक है, तो ये शब्द तो सब जगह पढ़े जाएंगे। इसका मतलब 254 राज्य के विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के संबंध में व्यवस्था बना रहा है। तो या के बाद अगर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ना है तो पूर्व में जो ओपनिंग वर्ड्स है वो ऐसे पढ़े जाएंगे कि यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधि बनाई गई है और राज्य की ही विधायिका ने समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में कोई विधि बनाई है और वह विधि जो राज्य की विधायिका ने समवर्ती सूची में प्रगणित विषय के संबंध में बनाई है यदि किसी विद्यमान विधि से विरोध में आ गई है, ठीक है, तो 254 लागू होगा और असंगत की मात्रा तक शून्य। लेकिन अगर राज्य की सूची कह रहे अगर राज्य की विधायिका ने समवर्ती सूची के अतिरिक्त किसी विषय पर विधायन किया है तो यह नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि या के बाद जो कुछ लिखा है वो समवर्ती सूची में प्रगणित विषय के बारे में लिखा है। ठीक है ना, तो राज्य की विधायिका अगर समवर्ती सूची के अतिरिक्त कहीं विधायन करती है, और समवर्ती सूची के अतिरिक्त विधायन कर कहां सकते, राज्य सूची में। ठीक है, अगर राज्य सूची में वो कर सकती है, यानी राज्य की विधायिका ने अगर राज्य सूची में प्रगणित विषय के संबंध में विधायन किया है तो असंगति का यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है ना, बल्कि तब नियम क्या लागू होगा कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, संसद किस ताकत से उसे अधिनियमित करने के लिए सक्षम है यह देखा ही नहीं जाएगा, बल्कि संसद किसी भी ताकत से उसे अधिनियमित करने के लिए सक्षम हो अगर राज्य की विधायिका का कानून उसके विरोध में आ गया है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल हो तब तो वहां हम हल कर लेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं उठ रहा, राज्य की विधायिका ने कानून बनाया है, ठीक है, और वो राज्य सूची में वर्णित विषय के आधार पर बनाया है, लेकिन केंद्र के कानून से विरोध में आ गया तो हम विधायी शक्ति का स्रोत देखेंगे ही नहीं, राज्य के कानून को
हम असंगति की मात्रा तक शून्य कर देंगे, यह स्थिति होनी चाहिए बेयर रीडिंग से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। उदाहरण देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा हुआ कि एक बार राज्य की विधायिका, इसने राज्य सूची में प्रकटित विषय कृषि, इस पर कानून बनाया। कृषि राज्य सूची में प्रकटित विषय, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। समवर्ती सूची पर किया नहीं, राज्य सूची पर कानून बनाया। और क्या कर दिया, यह कहा जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो खेती संबंधी मामले सुनती हैं, उनमें एडवोकेट्स, ठीक है, अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। एडवोकेट्स वहां वादकारियों का पक्ष नहीं रखेंगे। जो प्राथमिक नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो विषय वर्णित है उस विषय में जितने नियम, जितनी बातें आ सकती हैं, सारी उस विषय में शामिल हैं, ये मानकर चलिए, ठीक है ना। लिबरली पढ़िए। तो कृषि अगर टॉपिक वर्णित है तो कृषि संबंधी न्याय निर्णयन वो भी उसी में है, ये माना जाएगा। भाई कृषि संबंधी न्याय निर्णयन वो भी उसी में माना जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि राज्य सूची में चूंकि कृषि है तो राज्य की विधायिका को ये पूरी ताकत है कि वो ऐसा कानून बनाए हैं कि वकील लोग जो माल संबंधी ट्रिब्यूनल्स हैं, यानी माल अदालतें हैं, उनके सामने नहीं जाएंगे। जबकि सूची संख्या 77 और 78, ठीक है ना, वो एडवोकेट्स के संबंध में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन सब के संबंध में है, ठीक है ना। इनके संबंध में कौन लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीयर हो सकेंगे, इस संबंध में कानून बनाने की ताकत संघ सूची में उन्हें देती है, ठीक है ना। अब सवाल यह उठा कि क्या राज्य की विधायिका इसके द्वारा बनाया गया कानून शून्य है, यह सवाल उठा। अब सेम कॉन्टेक्स्ट में एक कानून और देख लें, ठीक है, तब दोनों के अंतर से बात ज्यादा क्लियर होगी। मेडिकल प्रैक्टिशनर सहित या मेडिकल प्रैक्टिशनरों के संबंध में, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता आदि से संबंधित सारे विषय उन्हीं के पास हैं और स्पेशलाइज्ड और तकनीकी एजुकेशन सारी उन्हीं के पास है, तो उन्होंने एक कानून बना रखा था कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा यानी एमबीबीएस वगैरह उत्तीर्ण कर लेगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस कर सकता है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, क्योंकि स्वास्थ्य यह राज्य सूची का विषय, इस एंट्री के आधार पर कानून बनाया कि अगर जो बंगाल में रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं सरकारी, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें सरकारी सेवा को छोड़ना होगा, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पूरी तरह प्रतिबंधित की जाती है। अब सवाल यह था कि जो राज्य का कानून है, इसने केंद्र के कानून के विरोध में अधिनियमन कर दिया, जबकि राज्य अपनी ही सूची पर विधायन कर रहा है और केंद्र अपनी ही सूची पर विधायन कर रहा है। यहां भी केंद्र अपनी ही सूची पर विधायन कर रहा है और राज्य अपनी ही सूची पर विधायन कर रहा है। वो कृषि पर कर रहे हैं और वो एडवोकेट्स पर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जगह सब अपनी अपनी सूची पर कर रहे हैं विधायन, इसलिए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का कोई सवाल उठेगा ही नहीं, ठीक है। अपनी अपनी सूची पर कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का कोई सवाल है ही नहीं, और जो प्रभाव है वो भी इंसिडेंटल नहीं, ठीक है, प्रभाव भी इंसिडेंटल नहीं है, तो पिथ एंड सबस्टेंस भी कैसे लागू करें। सीधे मात्रा मामला विरोध का है, विरोध का है, और समवर्ती सूची पर विधायन नहीं, ठीक है। दोनों विषय समवर्ती सूची से संबंधित नहीं। प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट का है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि केवल समवर्ती सूची संबंधित मामला हो और मामला विरोध का हो तो 254, अदरवाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब मामला पहुंचा
तो एडवोकेट्स के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य का कानून शून्य है। एडवोकेट्स कृषि संबंधी ट्रिब्यूनल्स के सामने भी अपीयर होंगे। और जब वहां वेस्ट बंगाल में डॉक्टरों का मामला आया तो उनका डॉक्टरों के संबंध में ठीक, जो सरकारी डॉक्टर हैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राज्य का कानून बिल्कुल सही है। अब सुनने में यह लग सकता है कि चूंकि उन्होंने एडवोकेट का फेवर किया, क्योंकि ये भी कभी एडवोकेट रहे हैं इसलिए ऐसा हो, लेकिन अंतर किया है उन्होंने। उनका पहली चीज तो यह है कि ठीक है, भिन्न विषयों से संबंधित मामले हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं उठ रहा है क्योंकि दोनों विधायिकाएं सक्षम है, विरोध का सवाल है। लेकिन जहां तक डॉक्टरों का मामला है, इन्होंने जब सर्विस स्वीकार की थी तो इनकी सर्विस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनमें यह था कि आप सरकारी सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, और इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस के बेनिफिट्स लिए। और जहां तक अधिवक्ताओं का मामला है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को कभी छोड़ा नहीं था, उन्होंने कभी भी कोई सरकारी बेनिफिट स्वीकार नहीं किया, तो फिर उन्हें कैसे रोक देंगे आप? और वहां उन्होंने छोड़ा है इसलिए रोका जाएगा। तो हमारा जो ध्यान का केंद्र है वो इस समय यह नहीं है कि किसे क्या मिला और किसे क्या नहीं मिला। हमारा जो ध्यान का केंद्र है वो यह कि 254 लागू किया गया उस दशा में जबकि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं था, विरोध का सवाल था। लेकिन ये इने गिने केस हैं, इने गिने केस। इससे पहले भी एक आध मामले हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विरोध नहीं है, ठीक है ना। यह कहा गया कि सक्षम विधायिकाओं द्वारा अपने अपने विषयों पर कानून बनाए गए हैं, यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं उठाया गया, विरोध का सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन यह कहा कि विरोध नहीं, इससे संकेत यह मिलता है कि अगर विरोध होता तो 254 का ऑपरेशन होता, लेकिन ये केस बड़े इने गिने हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे प्री में यह पूछा जा रहा है कि 254 लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित सवाल है या विरोध से संबंधित स्थिति के लिए बनाया गया उपबंध है, तो आप विरोध का मार्ग चयन करें, विरोध का विकल्प चयन करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी संकेत इस ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के रुख के संबंध में आपसे उत्तर का चयन करने की, ठीक है, आपका अपेक्षा करता हुआ दिखाई दे, तो फिर आप ये लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस ओर अपना रुख प्रदर्शित कर रहा है कि 254 का मतलब सिर्फ तब होगा जबकि विरोध का सवाल हो और समवर्ती सूची पर संबंधित विरोध का सवाल हो, ठीक है ना। रुख इस ओर प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर आपसे यह सवाल हो जिसमें से आपको यह अनुमान लगे कि हमसे यह पूछ रहा है एग्जामिनर कि क्या 254 विरोध को और कॉम्पिटेंस से संबंधित दोनों सवालों को लागू हो सकता है, तब 254 में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो कुछ लिखा है उसको बेर पढ़ें तो यह लगता है कि केंद्र का कानून है किस शक्ति के आधार पर है पता नहीं, राज्य का कानून है किस शक्ति के आधार पर है पता नहीं, विरोध है तो 254 आएगा। और इस बात को समर्थन, बस एक लाइन और बोलेंगे, 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। इस बात को समर्थन इससे भी मिलता है कि 253 देखें जरा, 253 क्या कहता है। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब राज्य की सूची ने सब भांति ठीक विधायन किया है, ठीक है, सब भांति ठीक विधायन किया है और उसका एक कानून मौजूद है। वो कानून जिस विषय पर है उस विषय पर केंद्र की सरकार किसी देश से जाकर के संधि कर आई है, तब 253 के आधार पर उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को चली गई और केंद्र ने जो कानून बनाया वो उस कानून के विरोध में हो गया जो राज्य की विधायिका ने इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए, ठीक है,
ये तो बाद में आया ना, इससे पूर्व ही, इस लाइन से उत्पन्न स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व ही पूर्वगामी उपबंधों में दी गई शक्ति के आधार पर बिल्कुल ठीक कानून बनाया था, उससे विरोध में आ गया। उसके संबंध में 253 में कोई बात नहीं कही गई। 253 में सिर्फ इतना ही कहा कि अगर इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। यहां तो केवल शक्ति नहीं है, ये तो कहा नहीं कि राज्य का कानून पहले से मौजूद है, उसका क्या होगा अगर ये वर्तमान कानून उसके विरोध में हो जाए। भाई अगर इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद ने संधि तो आज की ना, और आज उसने एक बात कह दी संधि में, और संधि को क्रियान्वित करने के लिए 253 के प्रयोग के आधार पर कानून बना दिया। लेकिन आज से पूर्व राज्य की विधायिका द्वारा अधिनियम नियमित कानून जो उसी विषय पर है और जो संसद से बनाए गए कानून के विरोध में हो गया, उसका क्या होगा? ये 253 में कहां पर लिखा है? ये तो लिखा ही नहीं। तो अगर 254 आपका सुप्रीम कोर्ट के अधिसंख्य जजमेंटों के आधार पर यह मान लिया जाए कि वो सिर्फ संवर्ती सूची के संबंध में असंगति के सिद्धांत को लागू होता है, तो 253 से प्राप्त शक्ति के आधार पर संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया वो अगर राज्य के किसी कानून के विरोध में चला गया और राज्य का वो कानून बिल्कुल ठीक उस समय था जबकि वो बनाया गया, तो क्या कानूनी स्थिति रहेगी? इसका कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के जो अधिसंख्य जजमेंट हैं उनके आधार पर हम करना चाहें तो हो ही नहीं पाएगा। तब हमें 254 की बेयर रीडिंग ही करनी पड़ेगी और यह मानना ही पड़ेगा कि वो बिल्कुल ठीक लिख रहा है कि संसद सक्षम है जिस कानून को बनाने के लिए उसने वो बनाया है और राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है। शक्तियों को हम देखेंगे ही नहीं, विरोध है, 254 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ रुख है, कब कब क्या क्या होगा ये समझने लायक है। बात को यहीं खत्म करेंगे आज, लेकिन पढ़िएगा आज ही और हम समय समय पर इसको फिर वो करेंगे, आपका रेफरेंस इससे लेंगे, तब जाकर के बात क्लियर होगी। आसानी से नहीं होती।